साथियों, एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर स्व उपचार की एक सहज चिकित्सा विधा है। इसे सीखना सरल है। एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर के द्वारा साधारण एवं घातक सभी प्रकार के रोगों का उपचार संभव है। भारतवर्ष एक प्रगतिशील देश है। 1/3 जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। 40 करोड़ लोग बीमारी आने पर बिना उपचार के कष्ट पाने को अभिशप्त हैं। दूसरे 1/3 लोग जो मिडिल इनकम ग्रुप के हैं, उनके घर में भी बीमारी आने पे घर का बजट लड़खड़ा जाता है। इन 2 प्रकार के लोगों का उपचार एक्यूप्रेशर के द्वारा किया जाए तो बहुत बड़ी रिलीफ उन्हें दी जा सकती है। शरीर के कुछ बिंदुओं पर दबाव देकर के उपचार देते हैं। इन बिंदुओं को एक्यूप्रेशर में एक्यूपॉइंट बोलते हैं। इन बिंदुओं पर जब सुई डालते हैं तो ये एक्यूपंक्चर हो जाता है। इन्हीं बिंदुओं पर जब कलर लगा देते हैं और उपचार करते हैं तो ये कलर थेरेपी हो जाती है। इन्हीं बिंदुओं पे छोटे छोटे मैग्नेट लगा के उपचार करते हैं तो ये मैग्नेटोथेरेपी हो जाती है। और इन्हीं बिंदुओं पर जब मेथी आदि अन्य प्रकार के सीड्स लगा के उपचार करते हैं तो ये सीड थेरेपी हो जाती है। नाम कुछ भी हो, उपचार इन्हीं एक्यूपॉइंट्स पे होता है और उपचार का कोई प्रतिप्रभाव नहीं है और लाभ बहुत जल्दी मिलता है। रास्ते में कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, आप नहीं जानते किस कारण से बेहोश है। उसको मिर्गी का दौरा है कि बीपी लो हाई हो गया है या कोई विंड स्ट्रोक हुआ है, जो भी हुआ हो, आप उसके नाक के नीचे जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ दबाएंगे, वो तत्काल होश में आ जाता है। एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर पुरातन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। भारतवर्ष में जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, नाक में छेद होता है, कान में छेद होता है, अणत पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, ये सब एक्यूप्रेशर के उपचार बिंदु होते हैं। ये चिकित्सा पद्धति भारतवर्ष में पैदा हुई, चीन में पली बढ़ी और आज चीन से अमेरिका होते हुए भारतवर्ष फिर लौट आई है। और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान इलाहाबाद की स्थापना आज के 20 वर्षों पूर्व एक्यूप्रेशर पद्धति के शोध प्रशिक्षण प्रचार प्रसार एवं इसके द्वारा उपचार के सद उद्देश्य से की गई और तब से अब तक इस चिकित्सा पद्धति पे शोध करके 65 से अधिक पुस्तकें संस्थान ने प्रकाशित की और 1.25 लाख से अधिक लोगों को एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण दिया गया। 130 से अधिक ब्रांचेज हैं हमारी पूरे देश में जहां एक्यूप्रेशर की सेवाएं दी जा रही हैं। लाखों रोगियों को इस चिकित्सा पद्धति से लाभ हुआ है। आज के 2500 वर्षों पूर्व चीन में एक ऐसे सज्जन पैदा हुए जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के मर्मज्ञ थे। चीन की जनता ने उन्हें सर्वसम्मति से चीन का सम्राट नियुक्त किया गया और वो येलो एम्परर के नाम से विख्यात हुए। अपनी कोर्ट फिजिशियन बो के साथ वो एक्यूप्रेशर पे चर्चाएं किया करते थे। अपने यहाँ जैसे अकबर बीरबल संवाद है, उसी प्रकार चीन में येलो एम्परर और कोर्ट फिजिशियन के संवाद है। सम्राट बोलता है कि हे मंत्री जी, ये व्यक्ति आ रहा है, इसके आधे अंग पे पसीना आ रहा है और आधे अंग पे पसीना
नहीं आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? कोर्ट फिजिशियन ने कहा, राजन मैं नहीं समझ पाया। सम्राट ने कहा, इस व्यक्ति को आने वाले 24 घंटे के अंदर लकवा मारने वाला है। मंत्री ने कहा, ये राजन, जब आप ऐसा जानते हैं तो इसे बचा क्यों नहीं लेते? सम्राट ने कहा कि तुम्हें अनुभव कैसे होगा? ये सिम्टम्स और ये सिंड्रोम्स आते हैं तो लकवा मार जाता है, और उसके बाद इन बिंदुओं पे उपचार देते हैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के द्वारा, तो लकवा ठीक हो जाता है। अभी इसे लकवा मारेगा, तुम इसे ले आना, मैं उपचार दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। इस प्रकार का जो अनुभव हमें चीन के साहित्य से मिला, और जो हमने लाखों रोगियों के उपचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, उनको पुस्तकों में संकलित कर दिया और उसे जन जन तक उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। और लाखों लोगों को इन उपचारों से लाभ मिला है। घातक से घातक रोग ठीक होते देखे गए हैं। सामान्य रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और अन्य प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम्स तो एक्यूप्रेशर से ठीक होते ही हैं। इसके साथ ही साथ गंभीर से गंभीर रोग भी, मानव शरीर का कोई भी रोग हो, एक्यूप्रेशर से ठीक होता है। चीन में एवरेज हाइट 1962 में भारत के सैनिकों की हाइट ज्यादा थी। चीन के सैनिक उनके कान तक आते थे। चेयरमैन माओ ने लाखों लोगों को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का प्रशिक्षण देके एक किट प्रदान करके चीन के कोने कोने में भेज दिया, और वो बच्चों का उपचार हाइट वाले पॉइंट लगा के कर रहे थे। बेटर न्यूट्रिशन और उन पॉइंट्स का कमाल, आज चीन के सैनिक भारतवर्ष के सैनिकों से 6 इंच एवरेज हाइट उनकी ज्यादा है। गोल्ड मेडल चाइना ने वर्ल्ड में सबसे अधिक प्राप्त किए पिछले ओलंपिक में, और इनमें कहीं न कहीं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे धावक जब स्टेरॉइड लेके दौड़ जाते हैं तो डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं, और चीन के धावक, पैर में एक पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, स्टोमक 36.5, उस बिंदु पे एक सुई डाल देते हैं 40 मिनट के लिए, और डाल करके उसके बाद धावक दौड़ जाता है। शरीर में एड्रेनल ग्रंथि का स्राव उस एक्यूपंक्चर के एक्यूप्रेशर के उपचार से बढ़ जाता है, जो डोप टेस्ट में पकड़ में नहीं आता, और धावक जीत जाता है। तो चीन की प्रगति के पीछे एक बहुत बड़ा राज वहाँ के एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर उपचार का भी है। और हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये थेरेपी अगर भारतवर्ष में इसी प्रकार पल्लवित पुष्पित हो जाए और घर घर में फैल जाए, तो ये दवाओं के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। बहुत सी बीमारियां बिना दवा के ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग होने वाले ऑपरेशन से बच सकते हैं, और ये गरीब देश इसका पूरा लाभ उठा सकता है। आवश्यकता है समाज के भद्रजनों का और राजनीतिज्ञों का और अन्य चिकित्सा पद्धति के विद्वानों का ध्यान इस ओर जाने की। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी ये टीम जो एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में देश के कोने कोने में जाके इसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, वो आगे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। मैं यहाँ पर 3 क्रोनिक केसेस को कंबाइन करके मैं एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है ये बताना चाहूँगा। डॉक्टर मुकेश, जो कि इलाहाबाद के प्रख्यात डेंटल सर्जन हैं, उनके स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ यूपी के सीनियर ऑफिसर मिस्टर आर के श्रीवास्तव की धर्मपत्नी जी का था, जिसमें
थायराइड का डिसऑर्डर, डायबिटीज और हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में। ये तीनों चीजें, बल्कि इसके अलावा उनको वर्टाइगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और छोटी मोटी अनेक ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका साथ साथ उपचार दिया गया। और ये एक निश्चित रूप से कौतूहल का विषय है कि सुपर स्पेशलिटी के जमाने में एक ही जगह पेशेंट के इंटीग्रेटेड, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे थायराइड का डिसफंक्शन हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे हार्ट का ब्लॉक हो, एक ही सिस्टम से एक ही जगह ट्रीटमेंट होना, ये निश्चित रूप से कौतूहल का विषय है। आपने अभी इलाहाबाद के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान को सुना, जो तीसरी बाइट पटना निवासी योगेश राज के ब्रेन के एक ऐसे भाग में जहां पे कि मेडुला और सर्वाइकल के जंक्शन पे 3 इंच का एक लीजन था, वो भी न्यूप्लास्टिक। उन्होंने ये जिज्ञासा व्यक्त की कि एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है और तीनों केसेस में कैसे रिस्पांस आए। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर दोनों समान सिद्धांतों पर आधारित हैं। दोनों में अंतर यह है कि एक्यूपंक्चर में हम किसी खास पॉइंट पे निडल इंसर्ट करते हैं और एक्यूप्रेशर में हम उन्हीं बिंदुओं पर प्रेशर देते हैं किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। लेकिन इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग कि हम छोटे छोटे बॉल मैग्नेट हाथ की हथेली और पैर के पंजे में लगाकर एक्यूपंक्चर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये सभी, इनके नाम कुछ भी हों, लेकिन इनके थ्योरी एक ही है और उपचार अत्यंत सरल है। इन तीनों मामलों में या किसी भी एक्यूप्रेशर के मामले में उपचार की मेडिसिन क्या है, ये बताना आवश्यक है। ये मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी नेटवर्क बाय एनर्जी। हमारी बॉडी का संचालन, वैज्ञानिक कुछ भी कहें, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और पड़ा है, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि पूरी बॉडी का संचालन बायो एनर्जी सिस्टम के द्वारा होता है और ये एनर्जी सिस्टम ही मनुष्य को चेतना और प्राण के रूप में प्रतिस्थापित करके सजीव बनाता है। और जैसे जैसे और ये एनर्जी नेटवर्क पूरी बॉडी में चैनल के माध्यम से पूरी बॉडी में फैला हुआ है। जिस भी ऑर्गन से कनेक्टेड चैनल में एनर्जी पाथवे में रुकावट आती है तो उससे संबंधित ऑर्गन प्रभावित हो जाता है। यानी एक ही एनर्जी चैनल के माध्यम से हमारी बॉडी के अनेक ऑर्गन में बीमारी आ सकती है और उस ब्लॉकेज में यदि हम उस एनर्जी चैनल में ब्लॉकेज को दूर कर दें या एनर्जी लेवल में आए हुए असंतुलन को दूर कर दें तो सारे ऑर्गन में और सारे संबंधित सिस्टम्स में चेंज आता है। तो कुल मिलाकर दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी बाय एनर्जी। और ये अत्यंत सूक्ष्म रूप है, इसका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। और बस केवल अंतर यह है कि यदि आपने उन बिंदुओं को जो शरीर के विभिन्न भागों में विद्यमान है
यदि उनको ठीक से चिन्हित किया और वो अंदर किन किन ऑर्गन और किस सिस्टम से संबंधित है, फिर एनर्जी के लिए कोई भी बीमारी असंभव नहीं। डॉक्टर खेतान ने कहा कि ये ट्यूमर मार्कर योगेश राज के मामले में 2012 में जो लेजन 3 इंच का था, जैसे एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि ये इसकी लॉन्गेविटी मोर्टेलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने है। सर्जरी के सक्सेस में उन्हें संदेह था और मेडिसिन के परव्यू से बाहर। ऐसी दशा में एक्यूप्रेशर की जानकारी करते करते इलाहाबाद पहुंचे, तब से इन्होंने उपचार प्रारंभ किया और आज 3 साल हो गए ये अपने प्रत्येक शरीर बीमारी के लिए एक्यूप्रेशर का उपचार देते हैं। डॉक्टर खेतान ने ये प्रश्न उठाया था मेरे सामने कि ये ट्यूमर मार्कर क्यों नहीं ग्रो किया और क्यों कैसे ही इस एक्यूप्रेशर से एज इट इज बना रहा। तो मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहूंगा कि हमने इस एक्यूप्रेशर में चाइनीज एक्यूपंक्चर के सिद्धांतों के साथ साथ फिजियोलॉजी एनाटॉमी और सबसे बड़ी आयुर्वेद के सिद्धांतों का समावेश किया है। उसके विजन के आधार पर हमने इस सिस्टम जो डेवलप किया है, उसके आधार पे यदि मेरिडियन के माध्यम से, शोध के माध्यम से जहां पर कोई इम्बैलेंस है या ग्रोथ है अनवांटेड, जिससे बीमारी गंभीर से गंभीर हो सकती है, सबसे पहले उस ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए वहां का एटमॉस्फेयर, अगर वो कोल्ड एटमॉस्फेयर है, वहां पर एंटीजेंस के फैलने की आशंका अधिक से अधिक होती है। तो ऐसी दशा में वहां का होम्योस्टेटिस मेंटेन किया जाए, ऐसा टेम्परेचर और वातावरण बना दिया जाए कि अनवांटेड एंटीजेंस वहां ग्रो ना कर पाए, तो ट्यूमर बढ़ने के चांस खत्म हो जाते हैं। और वहां पे जो ग्रोथ है, मेटास्टेसिस, अगर कैंसर के मामले में भी आप केमोथेरेपी क्या करती है, उसे सारा का सारा जलाती है थ्रू केमिकल्स। और वो जब वात पित्त कफ के सिद्धांत पे हम ब्रेन के उस पार्ट में पहुंचकर पित्त नाम के फोर्स को और बायोएनर्जी के सिस्टम को वहां पे डेवलप करते हैं, तो ये केमोथेरेपी जैसा काम करती है। और ये बायोकेमिकल्स जो एंडोर्फिन्स हैं, वो जाकर वहां पर एक एंटीबॉडीज के रूप में वहां पे ग्रोथ नहीं होने देते, फर्दर उनका अनवांटेड ग्रोथ रुक जाता है, ट्यूमर मार्कर ग्रो करना बंद कर जाते हैं और उनका नेचर बदलने लगता है, जैसा कि स्वयं पेशेंट्स ने प्रमाण के रूप में दिया। ऐसी ही, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत से हमने पूरे शरीर को, आयुर्वेद तो अनंत पारम है कि पूरे शरीर में अनंत शरीर है सेल के रूप में, लेकिन उनके बारे में सारा अध्ययन असंभव है। तो हमने पूरे शरीर को ब्रॉडली 10 डिविजन्स के और दशोत्पत्ति सिद्धांत के रूप में विभाजित करके ये प्रयास किया है। इसी तरीके से यदि हार्ट में, तो उसकी 10 आर्टरीज के भी हमने जो मेडिकल पैरेलल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनके एनर्जी के रूट्स भी डिफाइन किए और वहां पे ले जाके जो प्लेक्स जमे हुए हैं, जहां वहां पे डिपॉजिट्स हैं टॉक्सिन्स के, वहां का एटमॉस्फेयर पित्तज कर देने पे वो डाइल्यूट होके धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और वो आर्टरीज जो ब्लॉकेज होता है बंद खुल जाती है। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉलम के जितने भी फॉर्मिना हैं,
31 जितने भी नर्व के फोर्मिना हैं, उसके स्पाइनल कॉलम जो कि विच इज बोनी स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ जो है साइड में बढ़ जाती है, जिसके कारण उससे निकलने वाली नर्व कंप्रेस करने लगती है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमने देखा है कि आज आपाधापी के जमाने में लंबोसेक्रल रीजन के जो स्पाइनल कॉलम से नर्व निकलती है, वहां पे ऑस्टियोफाइट्स यानी कॉर्नर्स ऑफ दी वर्टिब्रा ग्रो कर जाते हैं, बोनी स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो नर्व को कंप्रेस करने लगते हैं। वही नर्व हिप जॉइंट से लेके नी और एंकल तक और डिजिट्स तक जाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन हमने इसका नॉमेनक्लेचर दिया है, दिस इज न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस। और इसी तरीके से अपर रीजन में, सर्वाइकल रीजन में जो ग्रोथ होती है, तो वो हाथ और कंधे आदि को, फ्रोजन शोल्डर आदि को जन्म देते हैं। तो एक कॉमन प्रिंसिपल है, स्पाइनल कॉलम की किसी भी कंप्रेशन को या अनवांटेड ग्रोथ को रोका जा सकता है। प्रिंसिपल आर द सेम। अगर आपके कहीं ब्रेन में सिस्ट हो रही, लीजन है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, या आपके स्टोन है गॉल ब्लैडर में, किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, तो वो कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ है, और उसे डाइल्यूट करते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को बदल के, जो कि यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से वो सारी चीज़ें गल के बाहर हो जाती हैं। तो इसमें सार्वभौमिक रूप से पूरा शरीर जो है एक इंटीग्रेटेड वर्किंग पर आधारित है। अलग अलग नहीं कि हमें हार्ट के बारे में अलग सोचना है, लंग्स के बारे में अलग सोचना है। आप देखें कि हार्ट के बारे में तो बड़ी सामान्य धारणा है कि हार्ट के पेशेंट को बड़ा विशेष दर्जा दिया जाता है, लेकिन मैं ये जानता हूं, मैंने ये पढ़ा है कि हार्ट एक मशीन के रूप में, केवल पंपिंग मशीन के रूप में काम करती है। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यदि ब्लड नहीं बनाता है और क्वांटिटी और क्वालिटी जिसमें बनना चाहिए नहीं बनता है, तो हार्ट कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पेयर ऑफ लिप्स से लेके 32 दांत से लेके एनस तक, मोर देन 100 ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मेन रोल होता है स्टमक का, ड्यूडनम का, जिजनम का, आपके गॉल ब्लैडर का, लीवर का, किडनी का। कौन सा ऑर्गन नहीं है जो इसमें इसका योगदान नहीं। इसका मतलब क्या है कि सारे ऑर्गन्स की जब तक कि हम इंटीग्रेटेड वर्किंग को नहीं जानेंगे और इंटीग्रेटेड हम उपचार नहीं करेंगे, तो कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो ये मैं डॉक्टर खेतान के प्रश्नों का उत्तर इस रूप में देना चाहता हूं कि ब्रेन में अगर कोई लीजन डेवलप हुआ है, तो उसके ओरिजिन लोकल नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि हमारा खान पान, हमारे जीआईटी में माइक्रोब्स हों, और वो माइक्रोब्स एक सिस्ट के रूप में जाके ब्रेन में पहुंच के, या कहीं भी ऐसी जगह जहां नैरो प्लेसेज हैं वो सिस्ट बना ले और गांठ बना ले, और फिर वो मनुष्य को कितनी पीड़ा दे सकता है, ये सबके सामने है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि लाखों पेशेंट जिनका कि कहीं उपचार संभव नहीं था, हमारे यहाँ आए। हमने उसे आयुर्वेद में 3 शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, या वात पित्त कफ, इसके अनुरूप विभाजन करके 3 सिस्टम्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहला ओरिजिन मास्टर सिस्टम है, दूसरा सिस्टम जो उसके माध्यम से एक्टिवेट करता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी, और जिससे ब्लड, प्लाज्मा, ये सारी चीजें बनती हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्लाज्मा यानी रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, सीमेन, ये सारे कनेक्टेड, ये धातुएं कहलाती हैं, और ये हमारे भोजन से बनती है।
और भोजन के माध्यम से यदि हमारे टॉक्सिन्स हमारे खाने में जाते हैं, हमारे धातुओं में जाते हैं, तो ये ब्रेन में सिस्ट भी हो सकता है, पैरालिसिस का कारण भी हो सकता है और शुगर आदि अनेक गंभीर से गंभीर रोगों को जन्म देते हैं। लेकिन सबके सामान्य शोध और सोच आयुर्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद नेचुरोपैथी की तरफ संकेत करता है और नेचर में इतनी शक्तियां हैं और जिनके माध्यम से हम शरीर को अपने स्वस्थ रख सकते हैं। और एक्यूप्रेशर को विद्वानों ने नियो नेचुरोपैथी की संज्ञा दी है। मैं डॉक्टर मुकेश वसंतानी, मैं रस्तोगी डेंटल हॉस्पिटल में सीनियर डेंटल सर्जन हूँ। 2011 में अचानक मेरी पीठ में दर्द उठा और इतना ज़बरदस्त दर्द था कि मैं उठ भी नहीं सकता था। फिर मैंने एक बहुत ही फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया तो उन्होंने बोला आपको स्लिप डिस्क हुई है, आप एमआरआई कराइए। मैंने एमआरआई कराया तो पता चला कि L3, 4, L4, L5 और L5 S1 रीजन में काफ़ी कंप्रेशन डिस्क हर्निएशंस थे। मैं बहुत परेशान हुआ। सारे एलोपैथिक डॉक्टर ने बोल दिया भाई सर्जरी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। फिर सर्जरी तो करानी नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बोला अहमदाबाद में एक वैद्य जी है, वहाँ जाके दिखाइए, वडोदरा में। तो वहाँ गया, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। वापस आया तो 7-8 दिन बिल्कुल बिस्तर पे लेटा था। सारे नेचर कॉल्स वहीं होते थे, उठ भी नहीं सकता था, पलट भी नहीं सकता था। फिर मेरे पिताजी के नोन हैं श्री JP अग्रवाल जी। पिताजी ने बोला कि उनको दिखा देते हैं। और इतने सज्जन हैं कि वो मेरे घर पे आए, उन्होंने पॉइंट दबाए। तो पॉइंट दबाते ही तुरंत मुझे थोड़ा सा रिलीफ 10% 15% होने लगा। फिर सर ने पॉइंट लिख के दिए मेरे को कि भाई ये सब लगवाइए। उन्होंने एक थेरेपिस्ट घर पे भेजा। आए दिन सवेरे 8 बजे थेरेपिस्ट आते थे, पॉइंट लगाते थे और 7 दिन के अंदर मुझे इतना रिलीफ मिल गया कि मैं टॉयलेट अपने से जाता था, खाना अपने से खाता था, उठता बैठता था। काफ़ी फ़र्क पड़ गया। फिर जब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा तो मैं लालची हो गया। मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब कितने दिन पॉइंट लगाने पड़ेंगे? डॉक्टर साहब ने बोला कि बस ईमानदारी से लगाओ और ठीक होते जाओगे। करीब 2 महीने मैंने पॉइंट लगाया होगा। वापस मेरी ड्यूटी 24 आवर्स जैसे मेरा रूटीन है पूरा वही फॉलो होने लगा। क्योंकि मैं डेंटल सर्जन हूँ, पूरा टाइम झुक के काम करना है तो पूरा लोड सर्वाइकल और स्पाइन पे आता है, लंबर रीजन पे आता है। तो कई लोगों ने बोला बेल्ट वेल्ट लगाओ, तो सर ने बेल्ट के लिए मना कर दिया। फिर मैं पॉइंट लगा के हॉस्पिटल जाने लगा। अब 2011 की बात है, ये 4 साल हो गए, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभार हल्का सा दर्द होता है तो 2-4 पॉइंट लगा लेता हूँ, ठीक हो जाता है। सर्जरी वर्जरी का कोई मतलब नहीं बना। इसके अलावा मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई, तो पॉइंट लगाता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर से मैं अपने रूटीन वर्क में आ जाता हूँ। मैं RK श्रीवास्तव इसमें कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट रिटायर हुआ मेरठ से। और यहीं इलाहाबाद में चूँकि एंसेस्ट्रल हाउस वगैरह लोग यहीं रहते हैं तो मैं यहीं सेटल हुआ आकर के। मेरी पत्नी को बहुत वर्षों से डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ़ें थीं और उसके साथ उनके आर्थराइटिस टाइप की चीज़ डेवलप हो रही थी। यहाँ आने के बाद अग्रवाल जी से मुझे वाकफियत है, मैं पहले भी एक्यूप्रेशर देखता रहा हूँ, कराता रहा हूँ। तो मैं अग्रवाल जी के पास लेकर के उनको आया और इन्होंने डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह का उनका ट्रीटमेंट जो शुरू किया तो उससे फ़ायदा उनको रिस्पांस मिलने लगा, काफ़ी रिस्पांस मिला। दवाइयाँ घटती चली गई और नॉर्मल सी काफ़ी कुछ आ गई। मगर आर्थराइटिस जो था पैर में वो नहीं ठीक हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम थी। तो अग्रवाल साहब ने मुझसे कहा कि आर्थराइटिस जो है ये आर्थराइटिस की वजह से नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि इनके ब्लड सप्लाई जो है वो पैर में कम जा रहा है, तो इसको आप पहले हार्ट वाले किसी को दिखाइए। और मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं कई साल से मेरठ से कानपुर, आगरा जहाँ भी पोस्टेड रहा मैं दिखाता रहा और किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि साहब ये हार्ट से भी कनेक्टेड हो सकता है। और इधर उधर के ऑर्थो वाले और न्यूरो वाले और सबके इलाज में कराते कराते परेशान हो गया। तो मैं जब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया तो उसने देखा तो उसने कहा कि देखते हैं पैर में शायद कहीं ब्लड सप्लाई रुक रही है, उसको देखते हैं। पहले दूसरे टेस्ट किए, फिर उसके बाद कहा साहब एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रुकावट कुछ लग रही है। तो एंजियोग्राफी जब किया तो वो बाहर निकल के आए और मुझसे बोले साहब इनके 9 ब्लॉकेज, इनके पैर में 2 हैं लेफ्ट में
राइट पैर में इनके एक लंबा ब्लॉकेड है और इनके हार्ट में 4 हैं जो कि 80%, 90% और एक पूरा 100% हो चुका है। और किडनी में 95% दोनों ब्लॉकेड है। बिल्कुल ब्लड जो है जा ही नहीं रहा है, ये डायलिसिस की नौबत आ जाएगी। तो इसको तो हम स्टंट अभी डाल रहे हैं और इसके बाद जो है आप इनको ले जाइए विदिन ए वीक और इनका आप कॉर्नरी बाईपास करा दीजिए, क्योंकि इतने में स्टंट नहीं पड़ सकता। हार्ट की क्रिटिकल पोजीशन है। इनको जब ये स्टंट पड़ जाएंगे तो उसके बाद फिर ये कॉर्नरी बाईपास हो जाएगा, तब फिर हम स्टंट इसमें पैरों में डालेंगे। तो मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि ये तो शॉकिंग चीज़ है, मुझे पता भी नहीं ऐसी कोई चीज़। मैं अग्रवाल जी के पास गया, सब रिपोर्ट वगैरह लेकर के आए और सीडी वगैरह। तो इनसे बात हो रही थी, इन्होंने उसी समय कोई सामने कार्डियोलॉजी के पेशेंट को जिनको ऑपरेशन बताया तो बैठे हुए थे। तो मैंने जब इनसे पूछा कि भाई इसका भी कोई समाधान हो सकता है आपके पास, तो इन्होंने कहा कि सामने बैठे हैं, 6 महीने पहले उनको ऑपरेशन बताया गया था और अब ऑपरेशन की जो डॉक्टर बता रहा नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने मुझसे ये कही कि जो ये ऑपरेशन है, ये 4 आर्टरीज ब्लॉक हैं, आपने एक और बाईपास बना दिया, एक रास्ता बना दिया, मगर अगर डिपॉजिट की टेंडेंसी नहीं रुकी तो थोड़े दिनों में वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और जिनको भी कॉर्नरी बाईपास होता है उनको थोड़े दिनों बाद ये प्रॉब्लम आती है और फिर एक और बाईपास होता है और फिर वो भी रुकने लगता है। इसका कोई एंड नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि डिपॉजिट की टेंडेंसी रुकनी चाहिए और खुलना चाहिए। इनकी बात मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि मुझे कुछ केसेस लोगों ने बताए थे जिनके 2-2 बार बाईपास हो चुके थे और अब तीसरी बार उनको कहा जा रहा था। और मैंने बाहर निकला तो मैंने हार्ट की केसेस पे लिखी बुक्स देखी, वहाँ रखी हुई थी। मैंने कुछ किताब लेके पलट के देखी भी। मैंने कहा इन्होंने हार्ट के बहुत से केसेस ठीक किए। कोई आदमी किताब तभी लिखेगा जब उसने हज़ारों केस इस तरह के देखे हो, तभी बुक लिखेगा। उसमें मैंने कहा कि मैंने वैसे तो उनकी सीडी भेज दी, मेदांता भेजी और विदेश भी भेजी और फलाने जगह भेजी। मेरे परिवार में बहुत से लोग डॉक्टर हैं और सबकी ओपिनियन ये आई साहब इनकी क्रिटिकल पोजीशन है और इनको तुरंत आप ऑपरेट कराइए। यहाँ तक कि साहब ये हुआ कि मेदांता में एरोप्लेन वाला एम्बुलेंस है जो कि आपको ले जाने ट्रेन में दिक्कत होगी, एम्बुलेंस भेज देंगे, उसमें आप ले जाइए, इनको लेटे लेटे ले जाइए, फलाना कीजिए, ढिमका कीजिए। और वो हुआ ये कि उनको जो है इत्तेफाक से एक तो उनको इनमें बहुत फेथ था अग्रवाल जी में। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मगर इलाज मैं भाई साहब से ही कराऊंगी, एक्यूप्रेशर से, और मैं कहीं से इलाज नहीं कराऊंगी। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन्हीं से कराना। घर पे बहुत विरोध, बाहर विरोध, इन लॉज का विरोध, अपने लड़के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विशाल बैठे हुए हैं, उनका विरोध, सबकी जो है कि साहब ये क्या आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। मगर एक उनकी इच्छा, दूसरे मेरा अग्रवाल जी पर विश्वास और इनके तर्क जो उन्होंने दिए थे उसके बारे, और तीसरे मैंने जो कुछ कॉर्नरी बाईपास की चीज़ें देखी थी, लोगों से सुनी थी, उन सबको देखते हुए हमने ये तय करा कि हम थोड़ा देखते हैं, कुछ रिस्पांस अगर दिखाई पड़ता है तो थोड़ा सा वॉच करते हैं। इत्तेफाक से कुछ ईश्वर ने मदद करी, वो गिर पड़ी, उनको फ्रैक्चर हो गया, घुटने में फ्रैक्चर में प्लास्टर लग गया। तो अब लेटने वाली बात आ गई कि साहब तो लेटना है, प्लास्टर 1.5-2 महीने के लिए लगा हुआ। तो हमको एक जो सारी तरफ से अपोजिशन हुआ तो उससे एक बचत मिल गई कि मैं एक बहाना कि साहब ये पड़ी हुई हैं, मैं अभी इनको ले कैसे जा सकता हूँ, देखो इनको प्लास्टर कटेगा। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने देखा कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट हो रहा था उनमें सिम्टोमेटिक चेंजेस दिखने लगे। सबसे पहले क्या हुआ, वो हमसे कहती थी उंगली लॉक हो जाती है, फिंगर्स लॉक हो जाती हैं, ऐसे मोड़ती है तो ऐसे रह जाती है, ये वाली ऐसे मोड़ती है तो सीधी नहीं होती है। तो पहले उन्होंने मुझसे कहा कि ये फिंगर लॉक होना मेरा ये नहीं, अब लॉक हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि ड्राई कफ उनको आता था, जब सोती थी रात को तो ड्राई कफ आता था। और ड्राई कफ मुझे मोटा मोटा भी हार्ट का मालूम है कि हार्ट के मामले में ड्राई कफ आता है, अच्छा नहीं होता है। वो ड्राई कफ उनका धीरे धीरे सबसाइड किया। एक दिन मैंने कहा मैं देख रहा हूँ रात को बहुत दिन से खांसी नहीं आ रही तुम्हें, क्योंकि वो भी हैरान हो, हाँ मुझे भी याद पड़ा, रात को सूखी खांसी ठसर टाइप आती तो नहीं आ रही। तो थोड़ा थोड़ा इससे विश्वास थोड़ा जमा, थोड़ा देखा कि फेथ मतलब सिम्टम्स में सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। फिर सोते में सांस उनकी उखड़ती थी, 2-3 सांस के बाद एक बार उछटती हुई सी सांस आती थी, एकदम ऐसे आती थी जैसे लगता था कि कोई चीज़ हुई है, और फेस पर पेनफुल एक्सप्रेशन आ जाता था। वो धीरे धीरे मैं चूँकि बराबर वॉच करता रहता था कि डायबिटीज़ वाली भी हैं, ये भी है, वो भी, तो मैं देखता रहता था। तो मैंने देखा रात को स्मूथली सो रहे हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है इस तरह से।
तो सिम्टोमेटिक दिखते हुए इनको बताते हुए बार बार मन तो नहीं मानता है। मैं इनके पास कई बार जाता, बार बार डॉक्टर साहब पास अग्रवाल जी के पास कि साहब बताइए अब क्या है कैसा है, फिर आश्वासन लेके फिर चल करके वैसे मत सिम्टोमेटिक उससे विश्वास थोड़ा जमता चला गया। और उसके बाद फिर तो प्लास्टर भी कट गया उनका, कितना मतलब काफ़ी चीज़ों में इतना फ़र्क पड़ गया कि ये चीज़ थोड़ी वो हो गई कि साहब इसको ले जाना तुरंत ज़रूरी है। और उसके बाद 5-6 महीने बाद अग्रवाल जी ने मुझसे कहा साहब मुझे लगता है अब काफ़ी फ़र्क है, आप इनको ले जाकर एक बार एंजियोग्राफी करा लिए, जांच करा लिए, डॉक्टर दिखा लीजिए, एंजियोग्राफी करा के देखिए। तो मैं दिल्ली लेकर के गया, मेदांता के लिहाज से गया था, मैं मेदांता नहीं गया। मैंने कहा कि पहले मैं किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को बिना कुछ बताए इनका केस दिखाता हूँ वो कहता क्या है। अगर वो कुछ ब्लॉकेट वगैरह की बात बताता तो मैं हिस्ट्री दिखाऊंगा, और अगर नहीं बताता है तो एक सेकंड ओपिनियन मुझे पता चल जाएगा कि इस क्या पोजीशन है। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर करौली साहब बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण वगैरह हैं, मैं उनके पास लेके गया, बिना बताए हुए मैंने उनको दिखाया है। तो उन्होंने पूछा क्या, मैंने कहा थोड़ी घबराहट सी होती, पैल्पिटेशन है, और थोड़ा चूँकि डायबिटीज़ और थायराइड रहा तो उसको डाउट होता है कहीं हार्ट वाली बात ना हो। तो उन्होंने कहा 3 दिन रुकिए मैं टेस्ट कराऊंगा। तो उन्होंने 3 दिन बड़े एक्सटेंसिव टेस्ट कराए, और 3 दिन टेस्ट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीवास्तव जी आपकी मिसेस को हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉज वंडर स्ट्रक, मैं बिल्कुल बहरान था, उनका मुँह देखता रह गया। उस शख्स को नहीं मालूम था कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में आया हो। मैं उसने कहा कि सारी रिपोर्ट देख के मैं बता सकता हूँ आपकी मिसेस को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तो मेंटेनेंस ड्रग देता हूँ, थोड़ा बीपी वगैरह कंट्रोल रहेगा, थोड़ा ये, और लिख करके कहा आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो साहब मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो देख रहा हूँ केसेस जिसमें 2-2, 3-3 बार वहीं करौली साहब के मैंने देखा कि लोग 2 बाईपास करा चुके हैं और तीसरी बार उनको बताया जा रहा है और बैठे हुए हैं, गड्ढा बना हुआ सीने में, और फिर तोड़ी जाएगी पसली और फिर से होगा। तो मैं तो कहता हूँ ये एक आशीर्वाद है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, कॉरोनरी बाईपास और स्टेंट डालना और फलाना, और एक चिलेशन थेरापी भी आई है जिसमें लिटा के वो इंटरवेनस दवाई दे के डिजॉल्व करने की बात करते हैं, कई जगह खुली है। उन सबके चक्कर से बच करके इतना सिंपल आसान चीज़ है, अपने आप लगा सकते हैं, ये पॉइंट बता देते हैं, नक्शे में बना देते हैं, आप अपने उसको अपने खुद लगा सकते हैं, और उससे जो है इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। सारी जो इनका जो सिद्धांत है कि षष्ठी के 10 उत्पत्ति सिद्धांत पर इन्होंने जो अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप किया है, जो कि यूनिवर्सल जो फोर्सेज है उनसे जुड़ा हुआ है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये चमत्कार की तरह चीज़ है जो यूनिवर्सल फोर्सेस को भी आकृष्ट करके पूरे सिस्टम की जो मेन सृष्टि की जो मेन चीज़ें हैं, जो ओरिजिन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल या जो भी है, उसके ट्रीटमेंट की बात है जिसकी वजह से सारे रोग ठीक होते हैं। मैं साहब इनका बहुत एहसानमंद हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान न्यूरोसर्जन हूँ। ये बच्चा कुछ दिनों पूर्व मुझे दिखाने आया था ओपीडी में। इसके ब्रेन स्टेम से लेके अपर सर्वाइकल कॉर्ड तक एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। उसके सीवी जंक्शन को, सर्वाइको मेडलरी जंक्शन को, ब्रेन स्टेम को, अपर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा था। और मैंने इसकी 2012 की एमआरआई देखी और फिर 2015 की एमआरआई देखी। तो मैंने बड़े निराश होकर इसके गार्जियंस को और इसके माता पिता को बताया कि हाँ इसका इलाज है, सर्जरी है इलाज, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी ट्यूमर, आधा से ज़्यादा ट्यूमर छूटने की आशंका है, और उपचार के दौरान किसी मोर्टिलिटी से की संभावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और करीब 60% मोर्टिलिटी होती है इस रीजन में ऑपरेट करने में। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड रीजन होता है। तब भी मैंने बोला कि ठीक है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मोर्टिलिटी रेट मोर देन 60% है। मैं नहीं जानता था इसने कहाँ किसको दिखाया है। तो उसके बाद इसने बोला कि हमने इसके पहले एम्स में दिखाया था, और एम्स के डॉक्टरों ने भी यही बोला था जो आप बोले थे। ये 2012 की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीना तुम्हारा जीवन है। और वाकई अगर हम एलोपैथ की बात करें या आधुनिक न्यूरोसाइंस की बात करें, तो जिस तरह का ट्यूमर है, अगर उसकी पिक्चर का अवलोकन किया जाए
तो वहाँ से सारी क्रेनियल नर्व्स, अपनी फ्रेनिक नर्व और तमाम वाइटल स्ट्रक्चर जाते हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 6 महीने में अगर ट्यूमर का ग्रोथ होता है धीरे धीरे, तो फिर लाइफ का सर्वाइवल 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। ये सन 2012 की बात है। तो बच्चे के माता पिता और इनके गार्जियंस ने ये बताया कि एम्स वालों ने भी यही बोला था, उन्होंने भी बोला था कि 6 महीना से ज़्यादा का जीवन नहीं है बच्चे। 2012 से 2015 तक ट्यूमर का जो नेचर था वो इपेंडाइमोमा हो सकता था, जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, या स्वानोमा हो सकता था, दिस बोथ आर वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, और कॉर्डोमा हो सकता था। आमतौर पे जो ट्यूमर होते हैं दीज आर वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, बट स्टिल 3 साल तक उसके ग्रोथ का ना बढ़ना और उतने पे रुके रहना एक मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। एक कौतूहल था मन में कि कितना स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, जो रफ्तार माने कितने रफ्तार से वो बढ़ रहा है। तो मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि हम डॉक्टर जेपी अग्रवाल साहब का इलाज करा रहे हैं। जेपी अग्रवाल सर से मैं काफ़ी दिनों से परिचित हूँ और वो जो भी बात बोलते हैं तार्किक रूप से बोलते हैं, विज्ञान को अपने धरातल पर रख कर बोलते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में सारी बातें करते हैं। अगर वो पॉइंट भी लगाते हैं तो उनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि सीवी जंक्शन कहाँ है, कॉर्पस कैलोसम में जेनू कहाँ है, कॉर्पस कैलोसम का रोस्ट्रम कहाँ है, उनको भली भांति ज्ञान है। तो उनकी दक्षता को नज़रअंदाज अथवा अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन सी विधा है जिसने 3 वर्षों तक 2012 से 2015 तक लोअर क्रेनियल नर्व, बच्चे की लोअर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इसको थूक निकलने में दिक्कत हो रही थी जब मेरे पास आया था, और पानी पीते समय नाक के रास्ते पानी आ जाता था। अगर एक बार लोअर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसके खतरे ये होते हैं कि एस्पिरेशन निमोनिया होता है, माने पानी वानी पीते समय फेफड़े में चला जाता है। उसी कारण जो इस बीमारी में ज़्यादातर डेथ होती हैं वो उसी की वजह से होती हैं। तो उस दौरान जेपी अग्रवाल साहब ने अनुरोध किया तो हम लोगों ने इसको राइस ट्यूब डाल दिया और राइस ट्यूब डाल के इसका उपचार किया। और कुछ मिथाइल प्रेडनिसोलोन हमारे यहाँ होती है, वो हम लोगों ने दे दिया कि ताकि उसकी सूजन कुछ दिनों के लिए कम हो जाए। उसके बाद से बच्चे की मुलाकात मेरी आज पहली बार हो रही है और मुझे देख के बहुत खुशी है इस बच्चे को। माने उस दिनों से इसमें बहुत फ़र्क है बच्चे में। इसके नाक में न राइस ट्यूब है न कुछ है। निश्चित रूप से अपने लोअर क्रेनियल का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ होगा तभी ये खाना पीना खा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पैथी काम कर रही है। ये ट्यूमर ग्रोइंग फैक्टर को रोक रही है, ट्यूमर मार्कर को कम कर रही है। अब निश्चित रूप से प्रश्न ये है कि इस विधि का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो ऐसे कौन से केमिकल्स, कौन से ट्यूमर मार्कर, किस पाथवे से ट्यूमर को ग्रोथ को रोकती है। मुझे लगता है आने वाले चंद दिनों में इसका भी उत्तर हमें इस संस्था की ओर से मिल जाएगा। मुझे तो यही कहना है कि एक्यूप्रेशर पद्धति से हुए इस 2012 से 2015 के बीच हुए उपचार में वाकई ऐसा क्या है जो 3 वर्षों तक ट्यूमर का ग्रोथ, आप एक तरह से कहिए तो ट्यूमर की ग्रोथ को इसने कम कर दिया। लोअर क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट एक बार होने के बाद भी इन्वॉल्वमेंट लोअर क्रेनियल नर्व का कम हो गया। तो आखिर क्या है एक्यूप्रेशर थेरेपी में कि वो इतनी इफेक्टिवली काम कर रही है। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस पाथवे से काम करती है, कौन से केमिकल, कौन से ट्यूमर मार्कर को रोकती है। उसका भी जवाब हमें कुछ दिनों में शोध के द्वारा अवश्य मिल जाएगा इस संस्था द्वारा। धन्यवाद। मेरा नाम चैतन्य कुमार है, मैं नवादा का रहने वाला हूँ और मेरे साथ मेरा भगना है जो कि एक पेशेंट के रूप में है। और मैं कभी कहीं जॉली ग्रांट में और कहीं मैं दिखाया तो डॉक्टर ने हमेशा ये सलाह दी कि इसे क्या है कि बॉडी में केवल फैट है और इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे कैल्शियम वगैरह दिया जाए। ठीक है,
तो फिर अचानक से जब स्कूल वगैरह में ये जाता था तो गिर जाता था, तो हम लोगों ने इसे पूछने का प्रयास किया, तो ये कभी घर में कभी बताया नहीं कि मतलब कि वीकनेस लगता है या कुछ लगता है। तो फिर वहाँ पटना में एक न्यूरो थे नारायण, तो उनसे हम लोगों ने दिखाया, तो उन्होंने MRI की सजेशन दिए। तो वहाँ MRI हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इसकी ब्रेन में गांठ है, जो आप इसे दिल्ली में एम्स में ले जाइए। तो एम्स में जब हम लोगों ने गया तो वहाँ पहले जूनियर डॉक्टर देखे, उसके बाद वो रेफ़र किए वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो में। तो वहाँ एक पी चंद्रा एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी MRI के लिए फिर से वहाँ वो बोले कराने के लिए, और वहाँ उन्होंने कंट्रास्ट MRI कराकर उसकी रिपोर्ट देखी। तो उन्होंने बोला कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, और जिसमें कि इसका लाइफ सिक्योर नहीं है और इस चांसेस बहुत कम है, और इसकी लाइफ 3 से 4 मंथ है, और अगर मैं ऑपरेट कर देता हूँ तो 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं, मगर इसकी लाइफ सिक्योर नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पर डिसाइड किया कि अभी मैं ठीक है, इस पर वो वहाँ की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी मैंने वो सब पूरा करवा के फिर घर चले आए। वहाँ 2 महीने का हम लोग को समय दिया था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो मैं यूनिवर्सिटी में संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैं कोर्स कर रहा था। तो हम लोग की ड्यूटी लगी थी इंटर्नशिप में, मैं जमुई गया था। तो हमारे इंटर्नशिप ग्रुप में एक प्रमोद नाम के एक हमारे साथ थे मित्र के रूप में, और उन्होंने वहाँ ये कैंप भी लगाया था, और हम लोगों को मुझे खासकर ये एक्यूप्रेशर के बारे में वहाँ से जानकारी मिली। तो मैं जब वहाँ पर जानकारी मिली तो मुझे ज्ञात हुआ कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है दिल्ली में। तो फिर मैं उनसे एड्रेस लिया कि आप ये इसका हेड सेंटर कहाँ है। तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद का एड्रेस दिया और वो मेरे साथ में आए, और फिर उन्होंने यहाँ पर ले गया 2012 में। और उस समय स्थिति ये थी कि हम लोग क्या करें ना करें, हम लोग असमंजस की स्थिति में थे। और उस समय अग्रवाल सर के सामने आने के बाद मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की इलाज चलती गई, उसके बाद विश्वास बढ़ता चला गया। और आज स्थिति ये कि 2015 में इसकी हमेशा बीच बीच में 2014-2015 में हमेशा MRI हमेशा कराते गए और हमेशा इम्प्रूव मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये ग्रोथ कर रहा था वो ग्रोथ बिल्कुल रुक गई। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अग्रवाल सर का कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत कृपा बनाए रखे, और अभी भी हम लोगों को यहाँ तक रास्ते पर लाने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। सर मैं विपिन भैया के साथ में हूँ जो बैकग्राउंड पे हैं। विपिन मेरे एल्डर ब्रो हैं। पेशेंट हैं, पिछले करीब 15 महीने से एक बार कोमा में थे, लेकिन अब रिकवर कर रहे हैं। वो एक्यूप्रेशर की देन है जिसकी वजह से वो रिकवर कर रहे हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था 13 जनवरी 2014 को रात को करीब 10 बजे। इनको उठाया गया है सुबह 10 बजे गाड़ी में से। पूरी रात ये गाड़ी में थे, किसी को पता नहीं चला कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके दौरान फिर जब इनको हॉस्पिटलाइजेशन करते करते करीब दोपहर के 2 बज गए। 2 बजे इनको हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। उस समय इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उस समय से लेकर 1 महीने तक ये हॉस्पिटल में रहे, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ क्योंकि वे कोमा में थे। इनके ऊपर कोई भी किसी तरह का मतलब हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि हमें किया क्या जाना है। करीब 1 साल तक मैं इनको घर पे ट्रीटमेंट दे रहा था। कोई इस तरह का अच्छा इम्प्रूवमेंट, कोई नोटिफिकेशन इन्होंने कोई किसी तरह की वो नहीं दी। मैंने काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाया। मैदानता है गुड़गांव में, अच्छा फोर्टीज़ है मोहाली में, रोहतक सेशन फ्लैग, PGI चंडीगढ़ वगैरह सब दिखा के डॉक्टर कहते थे वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं कह सकते हम अभी इनके बारे में। फिर मेरे को किसी ने 31 दिसंबर 2014 को एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। मैंने इलाहाबाद के बारे में मुझे पता चला। मैंने धीरे धीरे करके इनसे कांटेक्ट किया और मैं 9 फरवरी को इलाहाबाद में पहुंच गया अपने भैया को लेकर। वहाँ से आए हुए मेरे को अब 3 महीने हो चुके हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट अच्छा दिख रहा है। मूवमेंट्स आ गई हैं, आई मूवमेंट है, फीडिंग में सुधार है। अब ये और लिखाना खा रहे हैं। डॉक्टर्स बोलते थे ये कोमा में है और लिखाना नहीं खा पाएंगे। हंसते हैं, अपना रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, एंगरनेस भी दिखाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, प्यार भी दिखाते हैं। जब मैं इनके पास नहीं होता तो मेरी उसको फील करते हैं कि मेरे भैया मेरे पास नहीं है। ये हर चीज़ को मतलब रिश्ते नातों को समझने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी समझ गए हैं। इस सब में है माता प्रसाद खेमका जी का, डॉक्टर JP अग्रवाल सर का और पूरे स्टाफ का बहुत बहुत मेरे ऊपर मतलब मेहरबानी है। और सर का जो ट्रीटमेंट है वो दी बेस्ट है। एक्यूप्रेशर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
मैं डॉक्टर कविता अग्रवाल हूँ, इलाहाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड मेरा बेटा 17 साल का है। मैं यहाँ पे 23 साल से हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी पे बिल्कुल भी एतबार नहीं था। ये सेंटर हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है, लेकिन मैं कभी आई नहीं। बाई चांस किसी के थ्रू ये पता चला, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़्यादा वरीड रहते हैं, तो उसकी 4 साल से मैं टेस्ट करा रही थी, तो TSH लेवल हाई आता था, मतलब हाइपोथायरॉइड था। लेकिन एलोपैथिक में बोला गया कि नहीं अभी रुक जाइए। बट अब वो 17 साल का हो गया, बट अभी भी उसकी थायरॉइड लेवल 7.5 8 ऐसे ही आ रही थी। तो एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई आया, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल प्लस ही इज़ अ बिट शॉर्ट। तो ये हुआ कि अब कुछ नहीं है, दवा देना ही है, तो चलो यहाँ पे एक ट्रायल मार लेते हैं। तो यहाँ पे खेमका जी के पास आए थे, उन्होंने उसको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दिए, लेकिन हम लोग ने उसके 2-3 दिन पहले ही टेस्ट कराया था, तो विश्वास तो था नहीं इस थेरेपी में। तो ये हुआ कि चलो एक हफ्ते बाद बिना खेमका जी को बताए हम लोग ने चुपचाप टेस्ट करा लिया कि पता ही है कुछ होना नहीं है। बट ये एकदम सरप्राइजिंगली उसका जो थायरॉइड लेवल है, TSH लेवल 3.2 आ गया, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल था। बट हम तो यही बोलेंगे कि इसी थेरेपी से आया होगा। कोलेस्ट्रॉल भी डाउन आया, 7 डेज़ में आया। तो बट देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। तो आया तो है ही है, नो डाउट, बट स्टिल हम लोग यही सोच रहे हैं अरे आ गया होगा, देखते हैं आगे चलते हैं। अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने सस्टेन करता है तो ही मान सकते हैं। बट इट इज़ 101%। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन आया, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी डाउन आए हैं, एंड छोटा मोटा डाउन नहीं, मतलब कि ड्रास्टिकली जो एक अभी जस्ट अबव नॉर्मल है, बट उसका काफ़ी हाई था। बिल्कुल पतला दुबला है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना हाई आता था। ये भी नहीं कि एक रीडिंग हाई आए हो, 4 साल से लगातार यही रीडिंग्स आ रही थी। तो आज तक तो कभी नॉर्मल आया नहीं, और 7 डेज़ ये लगवाने के बाद ही अगर वो डाउन आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग इन दिस थेरेपी। एंड बट स्टिल वी आर वेटिंग कि लाइक देखते हैं कि 1 मंथ बाद रिपीट टेस्ट कराते हैं। और अभी हम हाइट के लिए तो करवा ही रहे हैं, एंड इन होप्स कि मे बी खेमका साहब ने बोला है, डॉक्टर खेमका ने, कि ठीक है 3 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद आप मेजर करिए। मे बी मतलब ही तो इंश्योर्ड अस कि हाँ आएगा ही आएगा, बट हम लोग इन होप्स कि हाँ आएगा ही। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, एंड खेमका सर भी इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू डू बेस्ट फॉर हिम। इवन माई डॉटर इज़ ऑल्सो देयर, एंड उसके बहुत पिम्पल्स हो रहे थे। तो ये हुआ क्या करें। उसका तो अभी 5 डेज़ ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिंपल्स में भी काफ़ी उसको फ़र्क पड़ रहा है। तो मे बी हम आपसे मिलें 2-3 महीने बाद, तो हम और अच्छी चीज़ें भी बता सकें आपको। मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है, मैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ, और अभी मैं यहाँ पर 3 हफ्ते से आना शुरू करा है। मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और साथ में कोलेस्ट्रॉल की तो पहले प्रॉब्लम थी, हार्ट की भी प्रॉब्लम है। मेरे पाँव में सूजन बहुत रहने लगी थी अभी, तो पहले तो डायबिटीज़ का तो वैसे रेगुलर इलाज होता ही था, मगर जब सूजन रहने लगी तो वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जब से ये लगाना शुरू करा है, करीब 90% सूजन पाँव की ठीक हो गई है उसकी सूजन। उसी लिए मैं आया था, मेन सूजन की वजह से आया था। मगर पॉइंट जो मैं लगा रहा हूँ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट के भी लगा रहा हूँ, तो डायबिटीज़ जब से लगा रहा हूँ डायबिटीज़ के पॉइंट, तो शुगर लेवल कंट्रोल में है। और करीब मैं यहाँ 2-3 हफ्ते से आ रहा हूँ, 3 हफ्ते से मैं आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ। जी पी अग्रवाल साहब हैं, उनके इलाज में हूँ। मैं पुष्पा यादव 49/24G, मैं इलाहाबाद सिविल लाइन में रहती हूँ। मैं स्पाइन पेशेंट थी, मेरे को बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। यहाँ से दिल्ली तक हमने दिखाया, लखनऊ भी दिखाए। दिल्ली में जो है स्पाइन सेंटर में हमने दिखाया, और एम्स में भी हमने दिखाया। एम्स में सारे डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें एक्यूप्रेशर संस्था ले चलते हैं, इलाहाबाद में ही है। लेकिन मेरे को थोड़ा कम पहले विश्वास था। फिर जब वो ले आए तो उस समय मेरे को बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, फ्रोजन शोल्डर भी था मेरे को, कमर में, स्पाइन में, सब
इतना मेजर दर्द होता था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। रात रात भर मैं जगती थी। मेरे घर मेरे बच्चे सब बहुत ही दुखी रहते थे। परिवार बहुत ही बिखर गया था क्योंकि मेरे को बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। सबसे पहले फिर उसके बाद मैं जेपी अग्रवाल सर से मिली। दो बार मैंने एमआरआई करवाई। एमआरआई करवाने के बाद सर को हमने रिपोर्ट दिखाया। सन 2008 और 10 में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। शोल्डर मेरा एकदम पैक हो गया था। स्पाइन से मैं बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाती थी। जब सर से मिली तो उन्होंने पॉइंट दिया। पॉइंट से हमें तुरंत आराम मिला। ऐसा अचूक आराम मिला कि मैं विश्वास नहीं कर सकती थी। इसके लिए मेरे पास शब्द ही बोलने को कम है कि जेपी अग्रवाल सर ने जो इलाज दिया। नमस्कार, मेरा नाम विकास रंजन है। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ। आज से करीब 2 साल या 2.5 साल पहले मेरे राइट हैंड में पेन के साथ वीकनेस स्टार्ट हुआ था और ये पेन धीरे धीरे मेरे पूरे बॉडी और वीकनेस पूरी बॉडी में बढ़ता चला गया। इट वाज क्रोनिक और मैंने इसके लिए बहुत से डॉक्टरों को कंसल्ट किया। मेरे साथ कंडीशन ये हो गई थी कि ना मैं चल सकता था ना मैं बैठ सकता था। मेरे पैर थरथराते थे। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मतलब वीक होता चला जा रहा था। इसके लिए मैंने SCPGI लखनऊ, डॉक्टर संजय प्रधान और दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में M गौरी देवी, डॉक्टर अंशु रोहतकी, यहाँ तक कि मैंने मेदांता हॉस्पिटल में भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। मगर जो फर्स्ट डायग्नोसिस बनती थी, जो सिम्टम्स के आधार पर जो फर्स्ट डायग्नोसिस बनती थी, लोगों को यही कहना था कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मगर इन द रिपोर्ट कुछ भी नहीं आता था और मैं आई वॉज वेरी डिप्रेस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं अचानक डूगरगंज में जो सर का एक्यूप्रेशर संस्थान था, मैं अपने भाई के साथ गुजर रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार मैं इस उपचार को भी एक बार ट्राई करके देखूँ। तो मैंने सर को बताया, अपनी सारी बातें बताई। सर ने पहले मुझे सब फर्स्ट सिम्टम जो था या फिर जो डायग्नोस किया तो उन्होंने मुझे ज़मीन पर बैठाया तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था। और उन्होंने मेरी आई बॉल पे प्रेस किया और मेरी उंगलियों में कुछ एक्यूप्रेशर शोध कुछ किया। तो मैं अचानक से ही, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अचानक से चलने लगा। और इस इलाज के पीछे मैं करीब 10 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ अब तक, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मगर जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो आज 20-22 दिन में मुझे करीब 80% रिलीफ है। और ऐसे सभी भाइयों बहनों के लिए जो किसी भी थेरेपी में या किसी भी पैथी में निराश हो चुके हैं पूरी तरीके से, उनके लिए मेरा यही एक राय है कि वो एक्यूप्रेशर को एक बार ज़रूर अपनाएं। ये उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। और इट वॉज मेरिकल फॉर मी, ठीक है, कि आज मैं अपने पैरों पे चल रहा हूँ, अपने सारे काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब को दोबारा मैं अटेंड कर रहा हूँ। और सर का, जेपी अग्रवाल साहब का मैं जितनी भी अपने शब्दों में धन्यवाद करूँ वो कम। मेरा नाम अरविंद मेहरोत्रा है। मैं इस संस्था से करीब पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरे एक मित्र ने ही एक सलाह दी थी। मेरी श्रीमती जी के दाहिना हाथ नहीं उठता था। ये पोजीशन थी कि वो खाली चाय का प्याला भी उठा नहीं सकती थी। और यहाँ अग्रवाल साहब को ही दिखाया था पहले। इन्होंने ट्रीटमेंट बताया। हाथ तो उसी दिन से उठने लगा हमारे लोग उनका, और 1 हफ्ते के अंदर वो चाय पी सकें आराम से। और करीब 1 महीने बाद वो भरी बाल्टी पानी की भी उठाने की लायक हो गई, इतनी थी। उस दिन से और आज दिन तक हमारा इस संस्था से संबंध है। जब भी कोई बीमारी हुई है, कोई तकलीफ हुई है, हम यहाँ आए हैं और हमें जल्द से जल्द आराम मिला है। हफ्ते 15 दिन के अंदर सब आराम मिला है। अभी पिछले दिनों की बात है कि 3-1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मुझे हिप रिप्लेसमेंट तक कराना पड़ा और मैं चल सकने में असमर्थ था। वॉकर लेके चलता था। यहाँ इनको दिखलाया, इन्होंने उसका इलाज किया, पॉइंट्स बतलाए और उस हिसाब से करता रहा मैं। करीब 15 दिन में तो मेरा वॉकर छूट गया था। और आज ये है कि मैं बिना छड़ी के भी आराम से चल लेता हूँ और मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जबकि एलोपैथिक में डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए। यही सब चीज़ें देख के मैं बराबर इनके साथ जुड़ा हूँ। ये ज़रूर है कि जब ये बतलाते रहे हैं तो मैं भी कोशिश करता रहा हूँ सीखने की। और मैंने ये पाया है कि अपने मरीजों को ये सिखाने की भी कोशिश करते हैं कि भाई ज़रूरत पड़ने पे क्या इमरजेंसी में किया जा सकता है। और मैं उसकी तरह से वजह से काफ़ी संतुष्ट हूँ और अपने हर मिलने वाले को सलाह देता हूँ कि भाई कोई तकलीफ़ है तो आप यहाँ आइए और अपना इलाज।
परेशानी